नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं ललित भारत। आज हमारे साथ जाने माने फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शिलेंद्र मेहता सर हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी के बारे में और कैंसर से रिगार्डिंग जितनी भी समस्याएं हैं उन सब से रिलेटेड हमारे कुछ सवाल हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद गुरु। और सर जो है अपनी एक जर्नल भी प्रकाशित करते हैं, तो उन सब के बारे में हम जानेंगे सर से। सर, पहला सवाल मेरा ये है कि फिजियोथेरेपी और स्पोर्ट का आपस में कितना बड़ा रिलेशन है? तो सर, स्पोर्ट्स की जहाँ बात की आपने, तो स्पोर्ट्स में आप जानते हैं कि किसी भी खिलाड़ी के लिए फिजिकल फिटनेस सबसे बड़ी चीज़ होती है। जो खिलाड़ी जितना फिट होगा उतने अच्छा अपने जिस भी खेल से वो संबंधित है उसमें उतना ही अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। फिट रहने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की हमेशा ज़रूरत है। फिट है वही हिट है। आज आप देख रहे हो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी मिशन यही है कि फिट इंडिया, खेलो इंडिया, कई तरह की चला रखी कैंपेनिंग मिशंस। तो फिट रहने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की उपयोगिता आप जानते ही हैं। फिजियोथेरेपिस्ट ही हैं जो खिलाड़ी के लिए सारा एक्सरसाइज प्रोटोकॉल को निर्धारित करते हैं, खिलाड़ी को बताते हैं कि भाई किसी भी खेल के लिए क्या उसकी फिटनेस होनी चाहिए, उसका मापदंड क्या होना चाहिए, कैसे खिलाड़ी को जो है एक्सरसाइज की शुरुआत करनी चाहिए, क्या उसकी वार्म अप होनी चाहिए, क्या उसका कूल डाउन पीरियड होना चाहिए, क्या उसकी मेन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, सब फिजियोथेरेपिस्ट निर्धारित करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग अगर खिलाड़ी ट्रेनिंग करते हैं तो वो अच्छे से फिट हो पाते हैं और खेल में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सर, नेक्स्ट सवाल मेरा ये था कि महिलाओं के अंदर जो वर्किंग वूमेंस है उनमें बैक पेन की समस्या बहुत ज़्यादा है सर। तो एक आंकड़ा कहता है कि 70% जो कमर दर्द की जो पेशेंट्स हैं वो महिलाएं हैं। तो इसका क्या इलाज हो सकता है सर? सर, पहले तो जो है ऐसा मेरा मानना नहीं है कि महिलाएं ही जो कमर दर्द के पेशेंट हैं। कमर दर्द के पेशेंट पुरुष भी हैं। और आजकल जो है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जो हमारी है, आजकल आप देख रहे हैं कि महिलाओं की भी आपने बात करी तो कई सारी महिलाएं जो है ऑफिस में काम करती हैं, कोई रिसेप्शन पे करती हैं, कोई अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करती है, किसी भी तरह का। घर में भी महिलाओं को आपने देखा होगा कि दिन भर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, फिजिकल वर्क, घर में खाना बनाने का और घर से संबंधित समस्त कार्य भी महिलाएं करती हैं। कई महिलाएं साफ़ सफाई के काम भी करती हैं। तो इन किसी भी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आजकल की जो हमारी लाइफ स्टाइल है सर, उसमें हम फिजिकल फिटनेस पे उतना ध्यान देते नहीं हैं। और महिलाओं को खासकर जिनको कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ होता है, हिस्टेक्टोमी, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि 50% से अधिक महिलाओं को किसी न किसी समस्या का 50 साल के बाद अगर आप सर्वे करेंगे तो उसमें से कई महिलाओं को आपको हिस्टेक्टोमी कराया हुआ है या किसी भी तरह का ऑपरेशन कराया हुआ है। ऐसी सब महिलाओं के यहाँ जनरली ऑपरेशन के बाद अब्डोमन के आसपास थोड़ा सा फैट डिपोजिशन हो जाता है और जिसे मोटापा कहते हैं, ओबेसिटी से कहते हैं। ओबेसिटी नहीं भी हो तो भी थोड़ा सा जो है अब्डोमन बेली बढ़ने से थोड़ा पोस्चरल चेंजेज आ जाते हैं और स्पाइन का कर्वेचर चेंज होने से कमर दर्द की समस्या हो जाती है। पुरुषों में भी जो दिन भर कंप्यूटर ऑपरेटर या कई तरह के ऑफिस वर्क करते हैं उन लोगों में भी जैसे गर्दन के दर्द है, कमर दर्द है, ये सब समस्याएं काफ़ी देखने को मिलती है। क्योंकि उनका भी जो है अलाइनमेंट, पोस्चरल अलाइनमेंट और स्पाइन का जो अलाइनमेंट है धीरे धीरे चेंज हो जाता है। और चेंज होने से वेट शिफ्टिंग, ग्रेविटी आगे पीछे होने से रीढ़ के हड्डी में कई बार दर्द हो जाता है। इस कई तरह की परेशानियाँ हैं, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस है, स्पॉन्डिलोलाइसिस है। तो इन सब को परेशानियों को हम हमारी फिजियोथेरेपी के द्वारा दूर कर सकते हैं और पोस्चरल करेक्शन करके ठीक कर सकते हैं। सर, एक सवाल और कि डायबिटीज़ जो समस्या है इसके कारण शरीर में क्रैम्प वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं डायबिटीज़ के कारण। तो इसमें फिजियोथेरेपिस्ट डायबिटीज़ को दूर करने के लिए इन क्रैम्प से निजात पाने के लिए क्या कर सकते हैं? सर, डायबिटीज जिसे कहते हैं एक तरह से मीठा जहर है। क्रैम्प क्या, डायबिटीज जो है, डायबिटीज़ के कारण क्या है कि धीरे धीरे सिम्टम्स सारी बॉडी में नज़र आने लगते हैं। आंखों में नज़र आते हैं, बोन्स में नज़र आते हैं, मसल्स में नज़र आते हैं, नर्व्स में नज़र आते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस आने लगता है, क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। तो अब डायबिटीज़ भी कई तरह की होती है, टाइप 1 होती है, टाइप 2, कई सारे क्लासिफिकेशन है। तो डायबिटीज़ में जो शरीर में डायबिटीज़ जिसके कारण है उस चीज़ को, कई चीज़ें ऐसी होती है जैसे हार्मोनल रिलेटेड डायबिटीज, कई तरह की सेकेंडरी डायबिटीज, उनको तो हम ठीक, पर डायबिटीज़ के प्रभाव को भी हम हमारी कसरत के द्वारा ठीक कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हम ज़्यादा समय तक थोड़े फिट रहेंगे, हमारी बोन्स भी थोड़ी ठीक रहेगी। अदरवाइज देखा जाता है कि कैप्सुलाइटिस है, टेंडनाइटिस है, मस्कुलर क्रैम्प्स है, मस्कुलर प्रॉब्लम से डायबिटीज जिन व्यक्तियों को 10-20 साल से होती है और कंट्रोल नहीं होती, उनकी सब समस्याएं ज़्यादा होती है। धीरे धीरे डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथीज भी डेवलप होने लग जाती है। तो ऐसी सभी कंडीशन में अगर पेशेंट जो है थोड़ा खान पान का ध्यान रखे और खान पान के ध्यान रखने के साथ साथ शारीरिक रूप से नियमित व्यायाम करे तो डायबिटीज़ से जो दूसरे इफेक्ट होते हैं शरीर के दूसरे सारे अंगों पर, उनको कम किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। सर, कैंसर और फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में भी बात कर रहे थे सर। हमारा सवाल एक ये है कि फिजियोथेरेपी से कैंसर को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है?
सर कैंसर को ठीक किया जा सकता है ऐसा तो कोई भी पद्धति नहीं बोलती है। कैंसर क्या है? जब हमारी सेल्स में अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है तो उसे एक कैंसर कहते हैं। अब कैंसर में हमारे देश में क्या है कि अभी भी जो सर्वाइवल रेट है वो काफ़ी कम है। हमारे यहाँ 30 to 40% सर्वाइवल रेट ही है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर केस जो है सेकेंडरी स्टेज में ही पता चल पाते हैं, क्योंकि हम यहाँ स्क्रीनिंग पे ध्यान नहीं देते हैं। और अभी तक भी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है कि हम स्क्रीनिंग हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग कर सकें, समय से पहले बीमारी का प्राइमरी स्टेज में ही पता लग सके। और जैसा कि आपने बोला कि कैंसर और फिजियोथेरेपी का संबंध क्या है, तो कैंसर जब होता है तो कैंसर के बाद पेशेंट को मोस्टली हमारे देश में या आपने कहीं भी देखा होगा तो सर्जरी करानी होती है। तो सर्जरी के बाद पेशेंट को सर्जरी कराना ही इलाज नहीं है। सर्जरी तो करा दिया, जो भी पार्ट में जो भी कैंसर था उसको रिमूव कर दिया, पर सर्जरी के बाद जो कई तरह के बॉडी में इफेक्ट होते हैं, कॉम्प्लिकेशन जिसे कहते हैं, कैंसर रिलेटेड फटिगनेस है, कैंसर पेन है, बोनी कॉम्प्लिकेशन है, मस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है, कैंसर रिलेटेड पेन है, दूसरे सिस्टम रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, कैंसर रिलेटेड फटिगनेस है, मायोपैथीज है, कीम्प्लेक्सोपैथीज है, न्यूरोपैथीज है, इस तरह के जो सारे वुंड कॉम्प्लिकेशन है, सीरोमा फॉर्मेशन, हीमोटो, इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को एक्सरसाइज के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। और फिजियोथेरेपिस्ट का रोल केवल कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस को ठीक करना ही नहीं है। कैंसर के लिए कोई ये भी नहीं बोल सकता कि इस तरह का कैंसर आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं होगा, रिकरेंस के भी बहुत ज़्यादा चांस है। तो उन सबको भी जो है आदमी अगर कसरत करता रहेगा, रिकरेंस के चांस उतने ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। दूसरी इसकी जो कई सारी कॉम्प्लिकेशन है, लिम्फेडिमा है, इन सब को भी आदमी के अगर कसरत में अपने आप को जो है जोड़ लेता है, कसरत को अपने जीवन का एक आवश्यक अंग बना लेता है, तो रिकरेंस के साथ साथ उसको दूसरे जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे भी निजात मिलेगी। और निजात मिलने के साथ साथ वो अपने आप को फिट भी महसूस करेगा और वापस जो है जितना जल्दी हो सकेगा अपने जीवन में वापस उसी स्तर पर लौट कर आ जाएगा जहाँ पर वो बीमारी से पहले था। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट का काम रिस्टोरेशन भी है, रिहेबिलिटेशन भी है, प्रिवेंशन भी है, और फिजियोथेरेपिस्ट एक पैलिएटिव केयर टीम का पार्ट भी है। तो मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में भी भाग लेता है, जिससे कि पेशेंट को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और साइकोलॉजिकल रूप से सभी रूप से तनाव मुक्त होकर के और वापस जो है अपने आप को पहले जैसा महसूस करना पूरी तरह से ठीक होगा। सर कैंसर एक ग्लोबल कॉज तो है ही, लेकिन क्या इसकी परिभाषा या इस बीमारी का प्रभाव डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग नेशंस के लिए अलग अलग हो जाता है? सर कैंसर तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी है, डेवलपिंग कंट्रीज में भी। मगर अंतर इतना आता है केवल कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वहाँ थोड़ा सा मेडिकल सिस्टम हमसे ज़्यादा विकसित है, थोड़ा सा प्राइमरी लेवल पे जो केयर पेशेंट को या आदमी को मिल पाती है हमसे ज़्यादा मिल पाती है। हमारे यहाँ आजकल ऐसा बात नहीं, हमारे देश में भी बहुत ज़्यादा तरक्की की है मेडिकल सुविधाओं में। पिछले 10-20 साल में देखें तो तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आजकल हमारे यहाँ जो है मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच अवेलेबल है। एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, फिजियोथेरेपी, एलोपैथी सभी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। फिर भी आपने जैसा पूछा कि भाई आप डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वहाँ पर जनसंख्या थोड़ी कम है, मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा हैं, तो वो एक व्यक्ति में जब हम पर कैपिटल रेशो की बात करें तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं स्क्रीनिंग प्रोग्राम पे ज़्यादा हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम पर उतना जोर नहीं दे पाते। हम जो है बीमारी होने के बाद ट्रीटमेंट तो हमारे सब अवेलेबल है, पर स्क्रीनिंग को वो लोग स्क्रीनिंग को ध्यान देते हैं, इसलिए ज़्यादातर केस उनके प्राइमरी स्टेज में पता चल जाता है। फिर दूसरा जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है, जो ग्रुप ऐसा है जिसको इस तरह की बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे कि महिलाओं में 40 से 45 साल के बाद हार्मोनल चेंजेस होने के कारण कई तरह के कैंसर होने के, जो लोग तंबाकू खाते हैं या जो सिगरेट वगैरह ज़्यादा एल्कोहल के उन लोगों में जो है लंग्स से रिलेटेड कैंसर, उन सब लोगों में महिलाओं को 40 से 45 साल के बाद यूट्रस और गायनिकोलॉजिकल कैंसर की परेशानियाँ ज़्यादा होती है। तो उन सब लोगों को वो प्रीडिस्पोजिंग ग्रुप मानते हुए थोड़ी स्क्रीनिंग पर ज़्यादा जोर देते हैं, तो बीमारी का थोड़ा पता पहले चल जाता है और इससे क्या है कि लोगों के सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। और थोड़ी पर्सनल केयर वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो एक रेशो है जनसंख्या का और डॉक्टरों का वो हमसे थोड़ा बेटर है, तो इसलिए आदमी को थोड़ी सुविधाएं ज़्यादा मिल पाती है। बाकी इलाज हमारे देश में भी है, वहाँ पर भी, और कैंसर एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। आज की तारीख में क्लिनिकल मेडिसिन के लिए चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, ये एक बड़ा ही चैलेंजेबल फील्ड है। इसमें कई तरह के नवाचार हो रहे हैं और जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि इसका इंसिडेंस भी काफ़ी रैपिडली बढ़ रहा है, उसी तरह से ट्रीटमेंट की पद्धतियाँ भी उसी तरह से बढ़ रही हैं। सर हमने देखा अभी कि कोरोना की वैक्सीन आई है, क्या कैंसर की भी वैक्सीन आ सकती है या ऐसी कोई शुरुआती डोज इसको देने के बाद हम ये सोच सकें कि अब आपको कैंसर नहीं होगा? सर ये सवाल, अब कोरोना की वैक्सीन आपने बोली, कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है, कैंसर कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है। सर ये सवाल इसलिए पूछा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्या वैक्सीन सर जनरली उनके लिए आती है जिनका हमें कारण पता होता है कि इनका इन्फेक्शन किस कारण से हो रहा है।
आपने शुरू में देखा होगा कोरोना में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल लगातार बदलते जाते थे, क्योंकि कई तरह के रूप थे कोरोना के। बार बार वो वायरस जो है अपने रूप को चेंज करता रहता था, इसलिए बार बार दवाइयों का भी कई तरह की रिसर्च आई। तो वायरल या बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं उनके लिए तो वैक्सीन बने, पर कैंसर कोई इस तरह की इन्फेक्टिव डिजीज नहीं है कि उसके लिए वैक्सीन बनाई जा सके। कैंसर एक सेल्स की अबनॉर्मल ग्रोथ है। अबनॉर्मल ग्रोथ होने के कई कारण हैं। किसी एक्सटर्नल फैक्टर से भी हो सकती है, किसी इंटरनल फैक्टर से भी हो सकती है, हेरिडिटरी कंडीशन में भी हो सकती है, इनहेरिटेड म्यूटेशंस में भी हो सकती है, ऑटो इम्यून कंडीशन में भी हो सकती है। तो ऐसी सभी बीमारियों के लिए वैक्सीन नहीं बनाई जाती है। इसको हम जो है हमारे जीवन शैली को सुधार करके और इसके जो होने के कई सारे कारण हैं, उन सब कारणों का दुष्प्रभाव कम करके ही कंट्रोल कर सकते हैं। लोगों को इसके प्रति जागरूक करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी वैक्सीन कैंसर के प्रति बने ऐसा नहीं है। सर हम देखें कि कैंसर का बारे में कुछ मिथक है, हम चाहते हैं कि उन मिथकों को आप तोड़ें कि क्या कैंसर एक जेनेटिक बीमारी है? जेनेटिक बीमारी नहीं है, पर कई सारी कैंसर्स की थ्योरी जो है, कई तरह के कैंसर हेरिडिटरी देखे जाते हैं, मतलब उन परिवारों में देखे जाते हैं, पर वो जेनेटिक बीमारी नहीं कहलाती। जरूरी नहीं कि उस परिवार में सबको हो। तो कई सारी थ्योरी है कैंसर के पीछे कि आप ये भी नहीं बोल सकते, पर जेनेटिक टेस्टिंग और जेनेटिक इससे जो इसके लिए प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं, जो ग्रुप इसके लिए प्रोन है, उनका अगर पहले से जेनेटिक टेस्टिंग किया जाए तो नई पीढ़ी में कई तरह के विकारों से बचा जा सकता है। अदरवाइज ऐसा प्योरली हम बोल नहीं सकते कि हेरिडिटरी बीमारी है। सर और क्या कैंसर पीड़ित के संपर्क में आने से या फिर से कैंसर हो सकता है? सर ये हम देखते हैं कि आम दिनचर्या में लोग उस पेशेंट से दूरी बना लेते हैं। सर ये संक्रमण से होने वाली बीमारी नहीं है। संक्रमण में आने से कैंसर नहीं फैलता। तभी हम दूरी इसलिए बना लेते हैं लोग क्योंकि इन सब बीमारियों में क्या है कि पैलेटिव केयर और लंबे समय तक ध्यान रखने की जरूरत होती है। और सबसे कम जो लोगों में या किसी में भी पूछो, मेरे सेवा भाव से काम करने वाले लोग जो लंबे समय तक किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकें, ऐसे लोग बहुत कम लोग होते हैं। जो होते हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इन्फेक्शन से फैलने वाली डिजीज़ नहीं है, पर इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल थोड़ा लंबा होता है। पहले सर्जरी होती है, फिर किसी में कीमो, किसी में रेडियो, उसके बाद भी फॉलोअप केयर चलती रहती है। कभी बाद में कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसे दिखाना, पर सब इलाज कराते ही हैं। पर दूरी बनाने का एक मिथक है कि ये कई इन्फेक्शन से नहीं फैलता। सर 2 सवाल लास्ट। तो एक सवाल ये है कि सर इंडिया में हम देखते हैं कि वो जो कैंसर पेशेंट्स हैं पता तब लगता है जब लगभग आखिरी स्टेज पे होती है। जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये कहता है कि अब आपके पास 6 महीने या साल भर ही बचे हैं। तो इस स्थिति से कैसे जा सकता है? और दूसरा ये कि सर इसका इलाज जो है बहुत महंगा है, हम कह सकते हैं कि और बहुत खतरनाक भी है सर। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? सर एक तो आपने जो बोला अभी, तो ऐसा नहीं है। अब धीरे धीरे जो है स्थिति चेंज हो रही है। और अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में बहुत कॉमन कैंसर है, तो इन सब के लिए अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। और आजकल कई केस नॉर्मल कैंसर में प्राइमरी स्टेज में पता चल जाता है, उनका उपचार भी हो जाता है। ब्रेस्ट कैंसर में अब मैं देख रहा हूँ कि सर्वाइवल रेट अराउंड 90%, 80 to 90% आज की तारीख में धीरे धीरे बढ़ती। जो आज से 10-20 साल पहले कोई 40 या 50% होती है, 80% आगे बढ़ती क्योंकि और लोग थोड़े से पढ़े लिखे लोग तो अपने हेल्थ के प्रति अवेयर भी हैं। तो जितना हम हेल्थ के प्रति अवेयर होंगे, इसके लिए हमें जो है लोगों को जागरूक करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि शरीर में कोई भी किसी भी तरह का अबनॉर्मल चेंजेज आए तो वो डॉक्टर को दिखाने जरूर जाएं। क्योंकि कई लोग, और आप जो बोल रहे हैं कि इंसिडेंस तो बढ़ ही रहा है धीरे धीरे कैसे, क्योंकि हमारा खान पान, हमारी जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली के पीछे हम दौड़ते हैं, फिजिकल वर्क हमने कम कर दिया है। तो ये सब कैंसर के सोर्स हैं। खाने पीने में हम जंक फूड और बर्गर्स, पिज़्ज़ा ये सब पसंद करते हैं। आजकल नेचुरल कई तरह के केमिकल्स खाते हैं और ऑर्गेनिक फूड, तो ये सब हमारे जो है हमारी इन बीमारियों को बढ़ाते हैं। हमें खान पान की शैली को, हम जो है सब आधुनिक जीवन शैली में पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, काम में बिजी रहते हैं, शरीर पे कम ध्यान देते हैं। अगर इन सब में हम सुधार करेंगे, कसरत को एक जीवन का आवश्यक अंग बना लेंगे, किसी न किसी खेल से अपने आप को जोड़ेंगे, रोज प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, खान पीन का ध्यान रखेंगे, तो इंसिडेंस तो वैसे ही कम हो जाएगा। दूसरा, आपने जो उससे बोला कि कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी कॉस्टली है, तो अब ये इजीली अवेलेबल है। हमारे देश में भी कई तरह की योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार चला रही है, जिसमें गरीब लोगों को भी कई तरह के कार्ड के द्वारा या सरकार की आर्थिक सहायता के द्वारा जो है कैंसर का ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध होती है। पहले आप देख रहे हैं पेट सिटी, आजकल सभी यहाँ जयपुर में 4-5 जगह पर पेट सिटी की सुविधा उपलब्ध है। तो धीरे धीरे डायग्नोस्टिक प्रोसीजर भी बढ़ रहा है, उसी तरह से इलाज भी बढ़ रहा है। और अगर धीरे धीरे जैसे जैसे चिकित्सा सुविधाओं का विकास होगा तो इलाज भी होता जाएगा। जैसे जैसे इंसिडेंस बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे इलाज भी बढ़ रहा है और लोग अफोर्ड भी कर पाते हैं। क्योंकि कई लोगों को आजकल कई तरह की अलग अलग योजनाओं में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ट्रीटमेंट हो ही जाता है।
और इसमें क्या है कि ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की ज़रूरत होती है। पेशेंट के साथ साथ रोगी के जो घर वाले होते हैं, उसके साथ रहने वाले, उनको भी उसका सपोर्ट करना पड़ता है, जब भी पेशेंट ठीक हो पाता है पूरी तरह से। तो बीमारी जो है ये भी ठीक हो जाती है, ऐसा नहीं है आजकल, धीरे धीरे सर आपके द्वारा चलाए गए जो भी आपकी पत्रिका है उसके बारे में, और जो भी आपके हेल्थ एजुकेशन के जो भी सेंटर्स हैं, एक बार उनके बारे में क्या बताएंगे? सर कैंसर के लिए मैं पूरे देश में अलग अलग जगह पर इसी तरह के उनकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए और ट्रीटमेंट के बारे में बताने के लिए कि भाई कैंसर की बीमारी को हम कैसे बचाव कर सकते हैं, कैसे उसके इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। किसी को कैंसर हो जाए तो उसके कॉम्प्लिकेशंस का प्रभाव, जो दुष्परिणाम उनके होते हैं, उनको हम कैसे इलाज कर सकते हैं, कैसे इस तरह की भी ट्रेनिंग विद्यार्थियों को, लोगों को देता हूँ। निःशुल्क कैंप भी हम कई जगह लगाते हैं। कई जगह हम उनके लिए अवेयरनेस कैंप का भी दूर दराज के इलाकों में कई जगह पर जो है इस तरह का आयोजन भी करते रहते हैं। और कैंसर से रिलेटेड अगर किसी की रिसर्च जो कोई नवाचार हुआ हो, कोई आर्टिकल कहीं पर किसी ने कोई शोध किया हो, तो उन सबको भी हमारी पत्रिका में निःशुल्क जो है उसका प्रकाशन किया जाता है। कैंसर के संबंध में कई तरह के खोज प्रोजेक्ट्स भी हम कर रहे हैं। और मैं हमेशा ऐसे लोगों को जो कैंसर के फील्ड में जो है इंटरेस्टेड होते हैं और किसी नई चीज़ को करने के लिए जिनमें प्रतिभा होती है, या जो नई चीज़ को करने के लिए आगे जो विशेष करके इंटरेस्ट है, उन सब लोगों को मैं हमेशा हमारी संस्था की तरफ से स्वागत करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर शैलेंद्र मेहता सर।